वेलकम टू स्टडी अर्थ अगेन। सॉरी गाइस, बहुत दिन से वीडियोस नहीं बन पाया है ना, परेशान हो गए। सर ने वीडियो बनाना बंद तो नहीं कर दिया, एक्चुअली कुछ मशगूलियात थी, कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रेशली। व्हाट इज द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड? दैट वाज नॉर्मल फोर्स। टुडे आई एम डिस्कसिंग द न्यू टॉपिक दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। क्या टॉपिक है? फ्रिक्शन। द टॉपिक इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या टॉपिक है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स बहुत बार नाम सुना होगा आपने, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ही आसान है, तो जैसे हम कंसंट्रेट करें अपने आप को तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली कॉन्टैक्ट फोर्स है। पहली बात, दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। Means when two bodies are in contact, then friction force comes on action. पहली बात तो ये है कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में, सपोज दिस इज ग्राउंड, सपोज वन बॉडी इज हेयर, सपोज दिस बुक इज देयर और एनीथिंग इज हेयर, सपोज दैट नाउ इट इज इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड। ये जो बॉडी है ये ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है, दिस इज in contact with ground। ठीक है, ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया। क्या फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आएगा? नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स अभी एक्शन में नहीं आएगा। कब आएगा ये बात समझना जरूरी है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आएगा जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से इस पर लगाएंगे। समझ गए? यानी कि बात समझ में आ गई। सपोज दिस इज माई पाम, दिस इज द मार्कर, मार्कर इज इन कॉन्टेक्ट विद द पाम। अभी तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। फ्रिक्शन अभी नहीं लग रहा। हाँ, जब एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स अब इस मार्कर पर लगे तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आएगा। समझ गए? तो व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, इसको हम यूं कह दें कि when two bodies are in contact, when two bodies are in contact, an external force act on a body. An external force acts on a body, then frictional force comes on action। बात समझ में आई कि जब दो बॉडी कांटेक्ट में हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये पाम है, पाम के कांटेक्ट में मार्कर है, अभी फ्रिक्शन एक्शन में नहीं है। जब इस मार्कर पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आएगा। या फिर ये पाम के कांटेक्ट में मार्कर है, मेरे पाम पे किसी ने फोर्स लगाने की कोशिश की, तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आएगा। तो व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स जब लगता है तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आता है। तो मैंने कहा कि व्हेन two bodies are in contact, an external force acts on any body, किसी भी बॉडी पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगे, then frictional force comes on action। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स कांटेक्ट बॉडी पे नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शनल एक्शन में नहीं आता है मेरे बच्चों। फ्रिक्शन तब एक्शन में आता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस कांटेक्ट बॉडी, जो दो बॉडी कांटेक्ट में, उनमें किसी एक बॉडी पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब फ्रिक्शन एक्शन में आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नॉर्मल के साथ ऐसा नहीं था। नॉर्मल के साथ क्या था? बॉडी कांटेक्ट में है तो नॉर्मल आ गया। फॉर एग्जांपल हेयर, हाँ कांटेक्ट में था, नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ। मार्कर में अगर हम देखें तो, या पाम में देखें तो पाम में मार्कर नॉर्मल नीचे लगा रहा है, कांटेक्ट में है तो नॉर्मल दे रहा है। वहां पर एक्सटर्नल फोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो नॉर्मल एक्शन में आएगा, नहीं, नो।
मगर फ्रिक्शन में ये कंडीशन है कि बॉडी का कांटेक्ट में होना तो ज़रूरी है ही। जब बॉडी कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट ही में होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि कांटेक्ट के साथ साथ उस पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब जो है फ्रिक्शन एक्शन में आएगा। तो आइए अब फ्रिक्शन, इतनी तो बात क्लियर हो गई आपकी कि बॉडी का कांटेक्ट में होना ज़रूरी है, एक्सटर्नल फोर्स लगना ज़रूरी है, तब फ्रिक्शन एक्शन में आएगा। अब देखते हैं किस किस तरह का फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे, उस पर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बॉडीज़ का कांटेक्ट में होना ज़रूरी है, फिर उसमें से किसी एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगना ज़रूरी है, तब फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आता है। मुझे लगता है मामला क्लियर है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वन बॉडी, सपोज एक टेबल है, इस टेबल पर एक बुक रखी हुई है, इस बुक पे जो है एक दूसरा सा छोटी सी किताब और रखी हुई है। डायग्राम मेरे ख्याल से समझ में आपको आ रहा होगा कि हमने एक टेबल बनाया, इस टेबल के ऊपर एक बुक है और इस बुक के ऊपर एक छोटी सी और किताब रख दी हमने। फ्रिक्शन एक्शन में है? नो, कांटेक्ट में बॉडी है ना, मगर अभी फ्रिक्शन एक्शन में नहीं आया। अब या तो इसमें लगा दे एक्सटर्नल फोर्स, तब भी फ्रिक्शन एक्शन में आएगा, या ऊपर वाले में लगा दे एक्सटर्नल फोर्स, तब भी फ्रिक्शन एक्शन में आएगा। क्लियर है? यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का लगना जरूरी है। अब फ्रिक्शन तीन हिस्से में बढ़ जाता है जनरली। एक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरे को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, हमने तीन हिस्से में उसको बांट दिया, स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग। स्टैटिक, काइनेटिक, रोलिंग। वन बाय वन अब समझने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन कहते किसको हैं, होता क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन कहते किसको हैं, होता क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन कहते किसको हैं, होता क्या है? 3 केसेस, वन स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड वन काइनेटिक फ्रिक्शन, थर्ड वन रोलिंग फ्रिक्शन। अब वन बाय वन हम ये सीखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते किसको हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते किसको हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते किसको हैं। क्लियर है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वही एग्जांपल लेता हूं मैं कि दिस इज द टेबल, इस टेबल के ऊपर एक छोटा सा बुक है, इसके ऊपर एक और एक किताब है ए, इसको मान लिया बी, हमने इस पे फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल। ठीक है, अब जो ही हमने इस पे फोर्स लगाया ए पे, हम देखते हैं कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, यानी कि बॉडी रेस्ट में। फिर हमने फोर्स बढ़ाया, फिर देख रहे हैं कि बॉडी मूव नहीं कर रही है। फिर हमने फोर्स बढ़ाया, फिर देखते हैं बॉडी मूव नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रंक है, फ्लोर पे रखा हुआ है, उस ट्रंक पे हम फोर्स लगा रहे हैं, मूवमेंट नहीं है, ट्रंक मूव नहीं कर रहा है फ्लोर के रेस्पेक्ट में। हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं, फिर भी देखते हैं कि ट्रंक मूव नहीं कर रहा है। फिर भी हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को फिर बढ़ा रहे हैं, फिर देखते हैं कि ट्रंक मूव नहीं कर रहा है। फिर हमने क्या किया, बच्चे को बुलाया कि भाई मिल के मदद करिए हमारी, तो फिर उसने क्या किया, मेरी मदद करी। फिर हम दोनों ने मिल के फोर्स लगाया तो देखते हैं कि ट्रंक मूव कर गया। यहाँ 2 कंडीशन है। ये पहला कंडीशन ये था कि जब तक ट्रंक था, ट्रंक का एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के इसमें एक ट्रंक है, हमने फोर्स लगाया, जो ही हमने फोर्स लगाया बॉडी मूव नहीं करी। मान लेते हैं कि जब हमने 1 न्यूटन लगाया तो बॉडी मूव नहीं की, 2 न्यूटन लगाया बॉडी मूव नहीं की, 3 न्यूटन लगाया बॉडी मूव नहीं की, 4 न्यूटन लगाया बॉडी मूव नहीं की। जब हमने 5 न्यूटन लगाया तो देखते हैं कि बॉडी मूव कर गई। ट्रंक है, हल्का सा फोर्स लगाया, मूव नहीं किया, बढ़ाया,
मूव नहीं किया, फिर मैग्नीट्यूड बढ़ाया, फिर भी मूवमेंट नहीं हुआ, फिर मैग्नीट्यूड बढ़ाया, फिर भी मूवमेंट नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया, एक बंदे को बुलाया और फिर मिलके हमने फोर्स लगाया, तो देखते हैं कि बॉडी मूव कर गई। यहाँ तक कंडीशन ये था कि बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो फर्स्ट लॉ याद करें, एक्सेलरेशन नहीं है, जिस पोजीशन में बॉडी है उसी पोजीशन में रुका हुआ है। एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तभी तो बॉडी मूव नहीं करी है ना। एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं है, रेस्ट में है तो रेस्ट ही में है, वेलोसिटी 0 है तो 0 ही है, वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। फर्स्ट लॉ ने कहा कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 है। हमने फोर्स इधर लगाया था तो इसका मतलब इधर भी कोई फोर्स लगा रहा होगा, वही तो फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसकी वेलोसिटी को चेंज होने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो पता ये चला कि जब हमने 1 न्यूटन लगाया था तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन लगा था, तभी तो मूवमेंट नहीं था, टोटल फोर्स 0। हमने जब 2 न्यूटन लगाया तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन लग गया, टोटल फोर्स अब भी 0 है। हमने 3 लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगा, 3 न्यूटन लगा, अब भी कोई मूवमेंट नहीं है। जब हमने फोर्स 4 न्यूटन लगाया तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 4 न्यूटन लगा, तब भी बॉडी मूव नहीं कर रही है। अब जब बॉडी मूव कर गई तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को हमको निकालना पड़ेगा। मान लेते इतना तो हमको तय है कि लेस देन 5 न्यूटन है। 5 न्यूटन से कम है तभी तो बॉडी आगे जा चुकी है। यानी कि जब तक बॉडी रेस्ट में था एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तब तक हम ये कह रहे थे कि उसके बीच जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। क्या लगने वाला है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? कि बॉडी देखते हैं कि क्या है, रेस्ट में है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन है, नाम ही है स्टैटिक। तो यहां से बात क्लियर हो गई कि व्हेन टू बॉडीज आर एट रिलेटिव रेस्ट। अब यहाँ पे एक मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ, रिलेटिव रेस्ट। यहाँ से और बातें कुछ निकालूंगा मैं आपके सामने में कि व्हेन टू बॉडीज आर एट रिलेटिव रेस्ट। रिलेटिव रेस्ट मीन्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, मतलब एक के रेस्पेक्ट में ये जो ग्राउंड है या टेबल है, कुछ भी है, मतलब टेबल ही है, हाँ, तो ए के रेस्पेक्ट में ये मान लेते हैं बी है टेबल, तो टेबल भी रेस्ट में है, टेबल के रेस्पेक्ट में ए भी रेस्ट में है। या ग्राउंड ले लें, जो भी एग्जांपल आपको लेना हो, जहाँ पे रखना हो ट्रंक को रखिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ए के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है। जब तक दोनों बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में था, तब तक जो उसमें फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। क्लियर? अब आइए यहाँ से चीज़ों को क्लियर करते हैं कि व्हेन टू बॉडीज आर एट रिलेटिव रेस्ट, मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, रिलेटिव रेस्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिलेटिव रेस्ट, व्हेन टू बॉडीज आर एट रिलेटिव रेस्ट, देन फ्रिक्शनल फोर्स act between them is known as static friction. जब तक दोनों बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव रेस्ट में है, तब तक जो फ्रिक्शन उस पर लग रहा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन था। क्लियर है मामला? 3 बातें हमने अब तक करी। पहली बात ये है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कंडीशन को फुलफिल करेगा कि जब 2 बॉडी कांटेक्ट में हो, उनमें से किसी एक बॉडी पर जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तब फ्रिक्शन एक्शन में आएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि फ्रिक्शनल फोर्स कैटेगराइज हो गया है, एक को हम स्टैटिक कहते हैं, एक को हम कैनेटिक कहते हैं। स्टैटिक का मतलब ही है रेस्ट, तो हम कह रहे हैं कि जब 2 बॉडी आपस में रिलेटिव रेस्ट में हो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, उसके बीच जो फ्रिक्शन लगेगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात, फ्रिक्शनल फोर्स जो है
कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक पढ़ रहे हैं। हाँ, हमने 1 लगाया तो वो भी 1 लगा, बॉडी मूव नहीं की। हमने 2 लगाया वो भी 2 लगा, बॉडी मूव नहीं करी। हमने 3 लगाया वो भी 3 लगा, बॉडी मूव नहीं करी। हमने 4 लगाया वो भी 4 लगा, बॉडी मूव नहीं करी। हमने जो ही 5 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं कि कम लगा होगा, जिसकी वजह से बॉडी क्या कर गई, मूव कर गई। तो इसका मतलब जब बॉडी में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो एक्सटर्नल फोर्स जब आपका 0 था, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी 0 था। ये तो कह रहे थे फ्रिक्शन फोर्स तब एक्शन में आता है स्टैटिक, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। जब एक्सटर्नल फोर्स ही आपका 0 हो जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका 0 है। वेरी सिंपल है। अब आ जाओ आगे। स्टैटिक फ्रिक्शन आपने क्या देखा मेरे बच्चों कि सब स्टैटिक फ्रिक्शन की बड़ी खूबसूरती ये है कि वो बढ़ता जाता है, 0 से बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, एक लिमिट तक जाता है, और उसका अपना एक लिमिटेशन है जिसको हम मैक्सिमम लिमिट कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इंक्रीजेस एंड मूव टू द मैक्सिमम लिमिट, रीचेज टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। अपने मैक्सिमम लिमिट को जो है रीच करता है, तो हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जब हमने कहा, वो तो हमने पहले ही कह दिया है 0 होगा, या तो 0 से ज़्यादा होगा, बढ़ता जाएगा और जो है मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम लिमिट तक। अब ये मैक्सिमम लिमिट है कितना, दैट इज μs इंटू n। अब एक नई बात आ गई, एक तो μs आ गया, n तो आप जानते ही हो, जिसको हम नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से बढ़ना शुरू किया, बढ़ते गया, कहाँ तक गया मेरे बच्चों, μs इंटू n तक गया, जिसमें n आपका क्या है, नॉर्मल फोर्स है, और μs को बड़ा खूबसूरत नाम से हम जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, μs इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहलाएगा, अरे बोलो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। n आपका नॉर्मल फोर्स। न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्लियर होगा और मामला। n आपका जो है नॉर्मल फोर्स है, और μs जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब μs किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। वो आपको गिवन होगा, उसको घबराने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, सरफेस अगर आपका रफ है तो μs जो होगा वो मिनिमम होगा, सरफेस अगर आपका स्मूथ है तो μs जो होगा वो मैक्सिमम होगा। दो बातें, सरफेस अगर आपका रफ है तो जो μs है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो जो μs की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी कि एक आदमी बिना टाइल्स के फ्लोर पे किसी बॉडी पे अगर μs की बात करेगा, कांटेक्ट में जब होगा तो वो ज़्यादा होगा, वहीं पर जब टाइल्स वाली बॉडी होगी क्योंकि वो सरफेस स्मूथ है तो वहाँ पर जो μs की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। उसी तरह से कोई सिंपल सा हम ग्राउंड की बात करें जहाँ पर बिल्कुल जो है अलगी जम गया हो, जिसको काई कहते हैं, हाँ, वहाँ पे स्मूथ हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे μs कम हो गया। और वहीं पर अगर बिल्कुल खुरदरा है, बिल्कुल रफ सरफेस है, बिल्कुल उबर खाबर सरफेस है, तो वहाँ पर μs की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये तमाम तर बातें आप याद रखिएगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 से बढ़ना शुरू होती है,
बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम लिमिट तक जाती है, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो म्यू एस इंटू एन है, और जिसको हम लोग कफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और जो एन है उस एन को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अगला हमारा है कि अब बॉडी मूव कर गया। वही ट्रंक का एग्जांपल फिर से मैं ले लेता हूँ। वो जो ट्रंक आपका रखा हुआ था, वो ट्रंक चलना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया, उसको हमने धकेलने में कामयाब हो गया। यही ट्रंक था आपका, ठीक है साहब। म्यू एफ एस बढ़ता गया म्यू एस एन, ये इसका मैक्सिमम लिमिट है। इस लिमिट को हम लोग क्रॉस कर गए। जब इस लिमिट को हम क्रॉस कर गए तो अब बॉडी मूव कर चुकी है। अब बॉडी जब मूव कर चुकी है, अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको बॉडी बी कह लेता हूं मैं, कि व्हेन टू बॉडीज आर इन रिलेटिव मोशन, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, मैं दोबारा आपको कंफ्यूजन को दूर करूंगा। रिलेटिव मोशन, देन फ्रिक्शनल फोर्स act between them is known as kinetic friction. अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो काइनेटिक है, क्योंकि बॉडी अब रेस्ट में नहीं है, बॉडी अब मोशन में आ चुकी है। बार बार मैं रेस्ट की जब भी बात करता हूँ रिलेटिव रेस्ट, मोशन की जब भी बात करता हूँ रिलेटिव मोशन। जब क्वेश्चंस करेंगे तो और मामला क्लियर होगा ये रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन का। जब तक बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर जब तक एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में आ गया तो हम उसको बोलेंगे कि सर अब जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से लिखते हैं सिंबॉलिकली, आप किसी चीज़ से भी लिख सकते हो। जिस तरह से मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन को एफ एस लिखा, एस स्टैंड्स फॉर स्टैटिक एंड के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो जो है कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू फिक्स है, दैट इज म्यू के इंटू एन। एन बोले तो नॉर्मल फोर्स, म्यू के को क्या कहेंगे, कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो म्यू के है वो क्या कहलाएगा, कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी भी वैल्यू आपको गिवन होगी। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग सरफेस का म्यू के अलग अलग होगा। जिस तरह से अलग अलग सरफेस का म्यू एस अलग अलग होता था, उसी तरह से अलग अलग सरफेस का म्यू के भी अलग अलग होगा। तो हम कहेंगे इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। ये जो है नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात याद रखिएगा, म्यू एस हल्का सा ज़्यादा होता है म्यू के से, तो इसका मतलब नॉर्मल तो दोनों में फिक्स है, तो इसका मतलब एफ एस हल्का सा ज़्यादा होता है एफ के से। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर एक डिस्कशन होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई कि जब तक दो बॉडी कांटेक्ट में है और एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन एक्शन में आएगा। जब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। जो ही मोशन में आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जीरो से बढ़ती जाएगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी, दैट इज म्यू एस एन, दैट इज इट्स मैक्सिमम लिमिट। और जो ही बॉडी मूव करके तो काइनेटिक फ्रिक्शन वो कांस्टेंट है, दैट इज म्यू के एन। चाहे वो म्यू एस हो चाहे वो म्यू के हो, दोनों सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। सरफेस अगर रफ है वैल्यू ज़्यादा होगी, सरफेस अगर स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, तो वहाँ पर वैल्यू क्या होगी, कम हो जाती है। और फिर हमने कहा कि जो है म्यू एस हल्का सा ज़्यादा है म्यू के से, वजह क्या है उस पर हम बात करेंगे। इसलिए हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली मोर रेदर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब बॉडी काइनेटिक
फ्रिक्शन की बात करेंगे तो बॉडी का मोशन में होना ज़रूरी है, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो बॉडी का रिलेटिव रेस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। फिर हम कहेंगे हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन अस। हमारी पूरी टीम है, हमारी पूरी फैकल्टीज़ हैं। यू कैन कम टू अस, ज्वाइन टू अस इफ़ यू फील बेटर। थैंक यू वेरी मच।